तुम्हारा फटीचर मुल्क पाकिस्तान का 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, बिजली के बिल से लोगों की कमर टूटी जा रही है। अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप रखें, वो भी कोबरा, आप उन्हें दूध पिलाएं इस उम्मीद में कि वो केवल मेरे दुश्मनों को काटेगा, तो आप बेवकूफ। वेरी डिफिकल्ट टेरेन एंड एवरीथिंग इज, जिसको हम बोलते हैं फौज में खुट्टा खुट्टा। नहीं तो जिस दिन मोदी 3.0 सरकार की स्वेरिंग इन हो रही थी, आपको 52 लाशें उसी रात 9 तारीख को जब स्वेरिंग इन हो रही थी, आपको 52 लाशें मिल जाती। कमीनेपन की हद देखो, ये लोग रोड पे उतर के आए और ठा ठा करके चुन चुन के मार रहे थे। कनपट्टी पे कोई उसके राइफल रखे, आप मना करेंगे? अब बोले बकरा काटो अपना और मेरे को खिलाओ, उसको काटना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सबको पता ही है कि हम घर में घुस के मारे, तो अब हमें लकवा मार गया है। क्या हुआ क्या है? सैम मानेकशॉ की आपने बात करी तो मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं। रिमेंबर, देयर इज नो प्लेस फॉर अ डिफीटेड सोल्जर, यू ईदर विन और यू डाई। वो इस तरह बोलते थे जैसे मशीन गन फायर का बस चलता है। अगर अग्निवीर जाता है तो उसको वो 1 करोड़ प्लस जो आपने बताया वो है। तो ये हमको, अगर शहीद हो गया देश के लिए, किल्ड इन एक्शन, यू नो, वो बोले शहीद का दर्जा, ये मिसकंसेप्शन है। तो आदमी कम करेंगे, हाईटेक कर देंगे, ऑल दैट इज थ्योरी बकवास जो हमने वहाँ ऑपरेट किया हुआ है। हमें वहाँ की डिफिकल्टीज मालूम है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल GD बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जनरल GD बख्शी का हमारे साथ आना और जुड़ना अपने आप में बताता है कि अब आगे हम किन विषयों की तरफ बढ़ने वाले हैं। 1971 की जंग और करगिल वॉर, और अब तो करगिल विजय दिवस भी क्योंकि आ रहा है, तो ये और भी खास हो जाता है आपके साथ बैठना। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर आतंकी हमले हो रहे हैं। पूरे देश में स्थिति तनावपूर्ण है और देश बदला चाहता है। भारतीय सेना को फ्री हैंड देने का मतलब कितना फ्री है, ये आज हम मेजर जनरल GD बख्शी से समझेंगे। उनके नज़रिए से ये किस तरीके से है। तो मैं सबसे पहले सर जम्मू कश्मीर से ही हमारी बातचीत की शुरुआत करूंगी, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आप जम्मू कश्मीर राइफल्स में रहे हैं और फिर एक लंबा वक्त आपने रजौरी पुंछ के इलाकों में ही बिताया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, कि सर के टेन्योर के दौरान ही जब वो रजौरी और पुंछ में पोस्टेड थे, उन्होंने अपनी टीम को कमांड किया और उसी समय हमने देखा कि आतंकवाद मुक्त किस तरीके से रजौरी पुंछ का इलाका, और ये घोषणा हुई डोडा में बाकायदा कि डोडा अब आतंकवाद मुक्त है। तो सर आज की तारीख में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, बिल्कुल बदल गया है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बात ऐसी है कि जब हमने 370 को हटाया, 35A को हटाया, जो कि सच में मेरे हिसाब से कोई दशकों पहले हटा देना चाहिए था, जब उसको हटाया तो हमको अंदेशा था कि ज़रूर लोग गड़बड़ करेंगे। हमें धमकियां दी जा रही थी, खून की नदियां नाले बहेंगे, भारत की अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। तो जब अमरनाथ की यात्रा वहाँ चल रही थी, उसके एवज़, उसके बहाने हमने कोई 30-40 हज़ार एडिशनल ट्रूप्स वैली में डाल दिए थे, जिसको बोलते हैं सुपर सैचुरेट कर दिया था एरिया को विद ट्रूप्स। और उसका बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है जो हमने देखा। जिस लाल चौक में आप तिरंगा झंडा फहराने पे आप पुलिस आपको मार मार के हड्डियां तोड़ देती थी। हमारे बड़े बड़े लीडर भी बड़े चोरी छुप के जाते थे, सुबह एक लगा के फिर आते थे, जिसके पहले कि वो वापस आते वो झंडा उतार लिया जाता था। आज उसी लाल चौक में तिरंगा शान से फहरा रहा है और डल लेक में भरा हुआ है तिरंगा के साथ। सो कहने का मतलब ये कि वहाँ जब हमने ट्रूप डेंसिटी बढ़ाई तो हालात बिल्कुल काबू में आ गए। इक्का दुक्का इंसिडेंट होता है। वहाँ CI ग्रिड बड़ी स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस ग्रिड बड़ी स्ट्रांग है, और कोई भी टेररिस्ट, उसकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों और घंटों में गिनी जाती। आज वारदात करो, 2 दिन के बाद आपकी लाश ठंडी मिलेगी। लेकिन पीर पंजाल के साउथ में वी हैड अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। मैं जब वहाँ था सन 2004-2005 में,
मैं रोमियो फोर्स कमांडर था। उसके पहले मैं 9 सेक्टर किश्तवाड़ में कमांड किया है। अब किश्तवाड़ का ही सेक्टर दोनों देख रहा है, डोडा किश्तवाड़। पहले डोडा में अलग सेक्टर, किश्तवाड़ में अलग सेक्टर था, अब एक ही सेक्टर दोनों को देख रहा है। सो मेरा पॉइंट है कि उस वक्त मेरे पास 18 पलटने थी। मुझे फ्री हैंड दिया गया था कि कुचल दो इनका सर, और हमने सर कुचल दिया। उस वक्त ऑपरेशन वहाँ पे हुआ था सर्प विनाश, सन 2003 में। बहुत भारी अभियान था वो। कोई 200-250 का इन्होंने एक बेस बना लिया था हिल काका ऊपर पहाड़ों में, पीर पंजाल में, और वहाँ से ये वैली चले जाते थे, वहाँ से डोडा किश्तवाड़ जाते थे, या यहाँ आके हमले करके ऊपर जाके हाइट्स में छुप सर जाते। थोड़ा अगर ज्योग्राफी की बात करें पीर पंजाल रेंज का हमारे दर्शकों के लिए, तो किस तरीके का इलाका, इतना मतलब उस समय भी 200-250 आतंकी घुस गए, और आज की तारीख में भी कहा जा रहा है 40 से 50 तो डोडा के जंगलों में ही है। ये किस तरीके से घुसपैठ होती है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए बेटा, ये जो वैली की, आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिबल क्वेश्चन। वैली की जो टेरेन है इज फ्लैट प्लेन। ओके, You can move there in trucks, car, gypsies, vehicles. The speed of reaction is vehicular, based on the speed of your vehicle. रजौरी, पुंछ, रियासी, डडुआ, अपना डोडा, किश्तवाड़, ये जो कठुआ, ये जो सारे इलाके हैं, दीज आर हिल्स विद डेंस जंगल्स। और हिल्स मतलब हाइट्स 12, 13, 14, 15 तक भी जा रही हैं वहाँ पे, ठीक है। सो वेरी डिफिकल्ट टेरेन एंड एवरीथिंग इज, जिसको हम बोलते हैं फौज में खुट्टा खुट्टा, पैदल दो टांग के ऊपर चढ़ना पड़ता है। कोई गाड़ी नहीं चढ़ती उन पहाड़ों के अंदर। जंगल इतने घने हैं बच्चे कि वहाँ पे 2 मीटर से आगे आपको दिखता नहीं है। एंड सम जीनियस इन हिज विजडम, उसने एफॉरेस्टेशन के नाम पे वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ बो दी इन द फॉरेस्ट, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। हाँ, और उससे क्या है कि आप जब फायर खुलता है तो आपको क्रॉल करना पड़ता है, वो ग्राउंड के लेवल पे, और आप क्रॉल करते करते आंखों में कांटा लगता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन दोज माउंटेन्स। उस माउंटेन में 2 आदमी छुप के पूरी ब्रिगेड को रोक सकते हैं। अगर वो पहाड़ पे चढ़ते आ रही है ऊपर, वो एम्बुश करके बड़ा भारी नुकसान पहुंचा के वो गायब हो सकते हैं। दे कैन जस्ट वैनिश, हिट एंड रन, ठीक है। और आप जंगल छानते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, जब तक आपको पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन कोई लोकल नहीं देगा, आप नहीं कर सकते कुछ। आप वहाँ पे ड्रोन भी फैलाएं, द ड्रोन डज नॉट पेनिट्रेट द कैनपी, द फॉरेस्ट कैनपी। वो फॉरेस्ट कवर को नहीं, उसके अंदर नहीं देख सकता। सो वो बोले हम साहब आदमी कम करेंगे, हाईटेक कर देंगे। ऑल दैट इज थ्योरी, बकवास जो हमने वहाँ ऑपरेट किया हुआ है। हमें वहाँ की डिफ़िकल्टीज मालूम है, और लोगों को समझ नहीं आता कि साहब 2 आदमी ने 5 कैसे मार दिए, 3 आदमी थे वो और 5 कैसे मार दिए। वो जंगल में छुपा हुआ है, एम्बुश लगाया, घात लगाया, फायर किया, जंगल में गायब, ढूंढते रहो। मतलब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आप आतंकी के टारगेट पर हैं। बिल्कुल, वो हाइट पे है, आप नीचे हो, ठीक है। बट नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू ये कैसे प्रोग्रेसिवली हिस्टोरिकली हुआ क्या यहाँ पे। तो जब 2004-2005 में मेरे को कमांड दी गई, तो क्या था कि जब हिल काका पे हमने हिट किया तो वहाँ 200-250 टेररिस्ट थे वहाँ पे हिल काका के अंदर। तो उनको हमने ब्रिगेड लगा के मारा अच्छी तरह से। तो वहाँ कोई 65 तो मारे गए, 72 हथियार हमने रिकवर किए, लेकिन जो बाकी थे वो जंगलात का फ़ायदा उठा के वो मेल्ट आउट हो गए और जाके गाँव और शहरों में जाके वो छिप गए। दे मेल्टेड विद दी लोकल्स। सो नाउ द प्रॉब्लम वॉज कि जो हमारे टेक्निकल मीन्स थे दैट यू कुड नॉट एम्प्लॉय दैट मच। हम रेडियो डायरेक्शन फाइंडिंग करते थे, ये वो करते थे, दैट वी कुड नॉट डू। वी हैड टू नाउ रिलाई ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस। एंड आई सेड लेट्स वर्क ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस। फैंसी गैजेट्स आर गुड, बट वॉट वर्क्स इज ह्यूमन। इस बार फेल हो गया? नहीं, एक मिनट। वॉट वर्क्स इज ह्यूमन। सो हमने बेटा वहाँ पे ह्यूमन से हमने किया। मैंने कहा डोंट वेस्ट टाइम किलिंग प्यादा, go for the top leadership, go for the divisional commander, district commander, area commander. जब ये कड़ी टूट जाएगी, the rest of the organization will collapse। वैसा ही हुआ। 1 साल में 108 हमने मार गिराए टॉप कमांडर। कमर टूट गई, कई सारे एलसी के पार वापस घर भागे।
कई जो है वो जाके उन्होंने पार कर लिया इनटू द कश्मीर वैली की साहब यहाँ रहना मौत को बुलाना है, तो वो लोग वहाँ से भाग ही लिए, ठीक है। एंड दैट एरिया वाज पैसिफाइड। नाउ व्हेन द एरिया वाज पैसिफाइड, एक तो कंप्लेसेंसी आती है, साहब कुछ हो ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं मारने को। एंड देन आर्मी भी सोचती कि ठीक है यार ये एरिया अब क्वाइट हो गया, वी नीड देम समवेयर एल्स, वो ट्रूप्स वहाँ से हटाने शुरू कर देते हैं। एंड आई वाज ऑलवेज टेलिंग देम, देखिए साहब ये डेंजरस है, ये बेटा इट इज़ लाइक ड्राउनिंग अ मैन इन अ टब। नॉट ओनली डू यू हैव टू पुश हिम डाउन टू दी, वो टब के बॉटम में उसको दबा के उसको दबाना पड़ता है, वहाँ रोकना पड़ता है जब तक कि आखिरी बुलबुला आना बंद ना हो। आप प्रीमेच्योरली छोड़ दोगे, वापस उठ के खड़ेगा, आपको मारना शुरू करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्रीमेच्योर विड्रॉल्स हैव ऑलवेज कॉज्ड अस ट्रबल इन सीआई काउंटर टेररिस्ट एरियाज, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ कि फिर ट्रूप्स हटाने शुरू किए, 10 साल कुछ नहीं हुआ। 10 years there was total peace and quiet in that area. It was the quietest area. I mean we felt very good कि हमने एरिया को पैसिफाई कर दिया, लोग पिकनिक्स मनाने शुरू हो गए थे लोकल। बट द प्रॉब्लम वाज बिकॉज ऑफ दैट पीस एंड क्वाइट, द आर्मी देन फेल्ट कि यहाँ ज़रूरत नहीं है तो हटा लो। अब जैसे 2020 में लद्दाख में प्रॉब्लम शुरू हुई, पूरा यूनिफॉर्म फोर्स जो कि रियासी, उधमपुर, कठुआ एरिया के ऊपर था, उसको सारा हटा के लद्दाख भेज दिया। उसके बाद वहाँ ट्रूप्स कम करने शुरू किए। मेरे टाइम में 18 पलटने थी, जस्ट टू गिव यू एग्जैक्ट फिगर, यू सी 18 पलटने तो मेरे टाइम में थी। कोई 8-10 साल बाद जब मैं वहाँ मिला अपने जो मेरा सक्सेसर था रोमियो फोर्स कमांडर, मैंने ऐसे ही पूछा कि कितने कितने हैं आपके पास पलटने अभी? कहते सर 7। 18 7, हाफ से भी कम आपने कर दिया, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज, सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ कोविड के दौरान। ड्यूरिंग कोविड फॉर 3 years उन्होंने सब रिक्रूटमेंट इन द इंडियन आर्मी बंद कर दी। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बल्क फ्रॉम द आर्मी। 60 into 3 is 1,80,000। कोविड का बहाना लेके कि साहब हम नहीं चाहते कि बीमारी फौज के अंदर आए, हमने जो है फौज को 1,80,000 से काट दिया। एंड आई एम अफ्रेड ये फौज ने नहीं किया, हमें आदेश आए ऊपर से फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल्स, और आपको हुक्म मानने की आदत है फौज में, उन्होंने हुक्म माने। बट आई थॉट एट दैट स्टेज किसी को पॉइंट आउट करना चाहिए था कि प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी सारी लड़ाई पहाड़ों में है, चाहे चीन के खिलाफ तो हिमालय के पहाड़ 16, 17, 18, 19, 20,000, जम्मू कश्मीर तो हाई माउंटेन्स एंड हिल्स, डेंसली फॉरेस्टेड हिल्स, जिसमें 2 मीटर के आगे दिखाई नहीं देता। ऑल दीज नीड ट्रूप्स, माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। पहाड़ जो हैं वो पता कहाँ आदमी गया पता ही नहीं चलता। अगर प्लेन्स में आपको अटैक करना है, यू नीड 1:3। अगर पहाड़ में अटैक करना, आई नीड 1:10। सो यू नीड मैन पावर। बट हमारी फौज में, ब्यूरोक्रेसी में, हमारे ऊपर पॉलिटिकल सर्कल्स में एक समाओ एक गलत फहमी है, एंड लेट मी बी ब्लंट, एक गलत फहमी है कि साहब मैन पावर इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, ये फालतू थूक लगा रहे हैं, सरकार को भटका रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, इनको घर भेजो और जो पैसा बचता उससे हथियार खरीदो। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, रशिया यूक्रेन की वॉर हमारे सामने ट्रेलर चल रहा, क्या रशिया के पास हथियारों की कमी है? नहीं। हम उनसे हथियार खरीद रहे। 80-80 हज़ार तो टैंक हैं, जितनी तोपें उनके पास हैं किसी और देश के पास नहीं, जितने फाइटर उनके पास है, जेट्स किसी और के पास नहीं, कोई हथियारों की कमी नहीं। फिर भी जीप बाहर आ गई थी लड़ाई में, 3 साल से लड़ाई चल रही, क्यों? मैन पावर की कमी थी। जब शुरू में उन्होंने हमले शुरू किए तो वो 1.5 लाख की फौज से हमला किया यूक्रेन पे, जिसके पास 2.5 लाख की फौज थी टू स्टार्ट विद, उन्होंने मोबिलाइज किया और 5.5 लाख बना दी। तो पहले तो इन्होंने हमला किया, इनिशिएटिव हमले में आपके पास होता है, पहल आपके पास होती है, व्हेन, वेयर एंड हाउ टू हिट डिपेंड्स ऑन यू, यू आर द अटैकर।
तो उन्होंने 20% जो उनको चाहिए था यूक्रेन का इलाका, रूसी भाषी इलाका, उसको उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है साहब, लेकिन जब 1200 किलोमीटर का इलाका होल्ड करना पड़ा तो फिर पसीने छूट गए। वो यहाँ गार्ड करें तो वो यहाँ हमला करे, वहाँ से यहाँ भेजें तो वो वहाँ हमला करे, खिरसौन से खार्किव, ये सारा ड्रामा हमने देखा। और परेशान होकर रूस को 3 लाख की फौज लड़ाई के दौरान मोबिलाइज करनी पड़ी, और फिर 5 लाख और 5 3 8 लाख लड़ाई चालू होने के बाद उनको मोबिलाइज करने पड़े। तो जब ये ट्रेलर चल रहा है, हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? आपने 1,80,000 लड़के काट दिए, और फिर अग्निवीर स्कीम आ गई, और उसके एकदम बाद हमने सोचा था साहब ये 3 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट भर्ती खुली है तो पहले तो मेकअप करेंगे, त्राहिमाम हो रहा है पलटनों के अंदर, तो उसको पहले मेकअप किया जाएगा। मेकअप तो दरकनार साहब, इन्होंने अग्निवीर स्कीम शुरू कर दी। पहले हम 60,000 हर साल रिक्रूट करते थे, अग्निवीर में 46,000 है, यानी हर साल आप 14,000 काटे जा रहे हैं। मतलब ये काफ़ी नहीं कि आपने 1,80,000 2 लाख के करीब काट दिए, हर साल आप काटते जाएंगे, ये आपका कटता जाएगा सिलसिला। हमें कह रहे हैं कि साहब बहुत पैसा खर्चा होता है, 7 आईटीबीपी की नई पलटनें खड़ी हुई हैं अभी, उसमें पैसा खर्चा नहीं होता, केवल फौज का ही पैसा खर्चा होता है। ये लड़के आपके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, दे आर डाइंग फॉर यू, और हम उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाएं। देखिए अमेरिकन्स को हम इतने फॉन्ड हैं कि साहब जो अमेरिकन्स करें वो सबसे बेस्ट है, हमको कॉपी करना चाहिए, कॉपी कैट बनना चाहिए। इसी मैं आपसे पूछता हूँ, अमेरिकन्स का ही आपको अमेरिकन्स से इतना आप यू आर सो एनामर्ड, तो एक अमेरिकन्स की सेइंग है, इफ़ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट, यू अंडरस्टैंड। अगर कोई चीज़ टूटी नहीं है तो उसको मरम्मत मत शुरू कर दीजिए। अरे साहब, आपकी सारी इंस्टीट्यूशंस में भारतवर्ष के अंदर एक इंस्टीट्यूशन थी जो डिलीवर कर रही थी, जिसको पूरा देश रिस्पेक्ट करता था, इज्जत देता था। हमने पुलिस रिफॉर्म नहीं करी, हमने ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म नहीं की, और कहीं रिफॉर्म नहीं किया। हाथ धो के सब लोग पीछे पड़ गए कि फौज को रिफॉर्म करो, फौज को रिफॉर्म करो। अरे लड़ रहे हैं यार, कौन सी लड़ाई हारी है? एक लड़ाई हारी थी 62, जो कि आपकी गलती थी, फौज की नहीं। आपने फौज को हथियार नहीं दिए, आपने फौज को काटा, आपने चमचे ला के भरने शुरू किए ऊपर की रैंक्स में, और आपको खमियाजा भुगतना पड़ गया। अकल आ गई थी उसके बाद, अब फिर वही ड्रामा हम देख रहे हैं शुरू हो रहा है। सो द सिंपल फैक्ट इज, टू शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, you have reduced troop density south of the पीर पंजाल्स, रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, सब जगह आपने साउथ ऑफ द पीर पंजाल जो ट्रूप डेंसिटी है वो डेंजरसली लो कर दी। दुश्मन ने गैप देखा और उसमें आ गया, सिंपल। बिल्कुल सर। यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि जो स्थानीय है, जो आस्तीन के सांप है, अभी हाल में पकड़े जा रहे हैं, कई पकड़े जा रहे हैं, लगातार ड्रग तस्कर पकड़े जा रहे हैं, और आतंकियों के मददगार भी पकड़े जा रहे हैं। वो मददगार जो उनको खाना पहुंचाते हैं, जो उनके साथ बैठते हैं, जो उनके हथियार को रोकते हैं, और खाने भी बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। जो अभी एजेंसीज की रिपोर्ट आई उसमें साफ बताया जा रहा है कि बाकायदा खाना बनाया जा रहा है और उनको खिलाया जा रहा है। जो आतंक के मददगार वो 6,000 रुपये के लिए, मात्र 6,000 के लिए बिक जा रहे। उन पर क्या कुछ कहेंगे आप, क्या रहे हैं? देखिए साहब, इसके दो पहलू हैं। ये जो बेचारे, जब अपने अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, एक प्रोजेक्ट रोशनी शुरू किया गया था, आई डोंट नो अगर आपको याद है कि नहीं, जिसके एवज में इन्होंने रोहिंग्या बसाने शुरू किए, जो हमारे आर्मी कैंप थे उनके साथ, ताकि वो नज़र रखें पूरी, और जब टेररिस्ट आए उनके घर आए, रोटी वोटी खाएं और वो वहाँ करें। वो रोहिंग्या जिसको म्यांमार ने उठा के बाहर पटका, सबसे बड़े तस्कर, आर्म स्मगलर, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ये रोहिंग्या। ये एक जगह बची थी हिंदुस्तान में इनको सेटल करने के लिए, सऊदी अरेबिया ने इनको नहीं लिया है, और बांग्लादेश ने लेने से मना कर दिया, जो मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम बहुल देश हैं। एक भारतवर्ष मिला, और वो भी J&K, और फिर इन्होंने गुज्जर, बकरवाल, इनको बसाना शुरू किया खड्ड के साथ। खड्ड क्या मतलब? वो जो नदियां नाले जो भारत से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन के रास्ते हैं। अब आप समझे?
इसलिए बसाना शुरू किया कि उनको गाइड मिल जाए, उनको लॉजिस्टिक मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। गुज्जर बकरवाल्स ने फौज की बहुत मदद की है, मैं उस कौम को गाली नहीं दूंगा बिल्कुल। मैं जानता हूं कितनी मदद उन्होंने फौज की है। वो बेचारा गरीब है, नंबर एक, बहुत गरीब है। दूसरा वो निहत्था, वो ट्राइब है, इट्स ए ट्राइब। दूसरा वो निहत्था है, कनपट्टी पर कोई उसके राइफल रखे, आप मना करेंगे? अब बोले बकरा काटो अपना और मेरे को खिलाओ, उसको काटना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और साहब हमको खबर आनी शुरू हुई थी इसलिए जबकि उन्होंने इनकी औरतों के साथ बदसलूकी शुरू की थी, है ना, तब खबर आनी शुरू, क्योंकि किसको पसंद है कि मेरी इज्जत इस तरह से नीलाम कर दी जाए। इन्होंने खबर भी बहुत दी है हमको, लेकिन अब जब उसको कनपट्टी पे बंदूक रख देता है, उसको वो 6,000 रुपये देता है कि ये इतने ये लो, आधे तो फेक करेंसी है पाकिस्तान जो सप्लाई करता है, तो बेचारा फिर वो जो 2 कौड़ी के लिए बिक जाता है तकरीबन। और एक बारी उसने दे दिया तो उसकी फ़ोटो ले लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं उसको, आइयो नहीं तो हम पुलिस में भेजेंगे। तो लेट्स नॉट गालो दोज पीपल टू मच, बिकॉज वो भी बेचारे किस्मत के मारे हैं, गरीब हैं, गरीबी उनकी एकमात्र प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ द सिचुएशन जिसकी वजह से ये स्थानीय सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, ये जम्मू में लोग बोल रहे हैं या फिर जो इंटेल भी आ रही है, जो जानकारी भी मिली कि सुरंग बना कर के आ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है और क्यों? सवाल बहुत ज़्यादा उठ जाता है कि सेना को नहीं पता चल रहा था, एजेंसियों को नहीं पता चल रहा था, ये कैसे सुरंगें बना? नहीं देखिए, ऐसा है, ये जो सुरंग है ये पाकिस्तान की तरफ से बनाई जाती है। हमारे इलाके में तो वो निकलता है उसका मुंह, और वो किसी खेत में भारी सरकंडे के इलाके में, वहाँ पे उसका वो माउथ जहाँ से वो आके निकलते हैं वो होता है। वहाँ से रेंजर पाकिस्तान के जो रज़ाकार वगैरह जो हैं वहाँ पे, वो उनको फुल सपोर्ट। तो वो 100 गज पीछे से अगर रात को आप कोई टनल खोद रहा है, क्या पता चलेगा आपको इस साइड, जब तक आप सर्च लाइट ना मारो उस तरफ, कहाँ तक मारोगे? वो सर्च लाइट आपकी गोली से उड़ा सकता है, ठीक है। तो ये टनल्स बना रहे हैं, उसके लिए हमारे पास भी, हमको अभी की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि टनल बननी शुरू हुई है, ये बहुत पहले से बन रही है। तो हम लोग कभी कभी बीच में वहाँ पे बड़ा भारी ट्रैक्टर कैटरपिलर चलाया करते थे कि अगर है टनल तो वो दब जाए, कुचल जाए, और अंदर जो बंदे हैं वो भी 2-3 मरेंगे, तो फिर अगले इतनी जल्दी से बिल में नहीं घुसेंगे, ठीक है। बट अब टनल को आप कहाँ से रोक सकते हो? एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे मैंने बताया, भारत से कई नदियाँ और नाले ये पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, इनको खड्ड बोलते हैं, हमने फेंस बनाया हुआ है। जब बाढ़ आती है बारिश में, वैसे ये सूखे रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको फॉलो करते हुए वो आया करते थे, ठीक है। अब जब बाढ़ आती है तो फेंस उखड़ जाता है सारा। हर साल जब मानसून ख़त्म होती है हमको फेंस रिपेयर करना पड़ता है। मानसून के दौरान वो फेंस डाउन, जिसने आना है वो आए, बड़े बड़े गैप खुलते हैं, बड़े चौड़े नाले हैं, बड़ा भारी पार्ट है रात को, और सरकंडा है इनकी किनारों पे। सरकंडा मतलब मेरे से 4 फुट ऊपर, ठीक है, उसमें छुप के बंदा आए, आपकी उधर 100 आदमी भी आ जाए आपको पता नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उस इलाके की। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन पिछले 2-3 दिनों में देखी है खबरों के हिसाब से कि जब यही आतंकी कुपवाड़ा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो ये मार दिए जाते हैं, लेकिन ये जम्मू से जो ये आप बता रहे हैं पीर पंजाल वाली रेंज भी है, वहाँ से आते तो ये घुसपैठ हो जाती है, सक्सेसफुल हो रहे हैं। कश्मीर में मतलब सेना की मजबूत, मैंने आपको वही बताया, सेना की मजबूत पकड़ क्यों है, क्योंकि हर डोमिनेटिंग हाइट पे हमारी चौकी है, ठीक है साहब, और वहाँ से हम पेट्रोल करते हैं, कवर करते हैं, दूर देख सकते हैं। हर रात हमारे एम्बुश जाते हैं, जो फेंस के पास, फेंस जो है उसके इस तरफ हम लोग छुप के एम्बुश लगा के बैठे होते हैं। 100 से ज़्यादा एम्बुश तो एक पलटन रात को लगाती है। वहाँ ट्रूप डेंसिटी हाई है, आप कर सकते हैं। यहाँ ट्रूप डेंसिटी इतनी कम हो गई है कि जो रोड ओपनिंग पार्टीज थी वो भी नहीं जा पाती। हमारे टाइम में हर सुबह एक पलटन का टास्क था, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पूरी रोड सिक्योर करोगे और चप्पे चप्पे पे आदमी बैठे होंगे।
ताकि कोई करने की कोशिश करे तो उसका वहीं पे उसको ढेर कर दिया जाता था। अब रोड ओपनिंग पार्टी नहीं है तो फिर एम्बुश होगा कि नहीं होगा। और फौज को क्यों आप गाली दे रहे हैं? जब है ही नहीं फौज वहाँ पे तो कहाँ से आएगा? जब मेरी सीआई ग्रिड हट गई तो इंटेलिजेंस ग्रिड भी गई, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ। देखिए वो बोले कि साहब मालिक अब यहाँ बैठा है इलाके का, जो ताबेदार है वो इधर बैठा है, उसको बोले कि पानी में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं करते, तो लोग आके खबर आपको देते हैं, वो देखते हैं विनिंग साइड कौन है, हु इज द विनिंग साइड, दे विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द विनिंग साइड। सर यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो आतंकी आ रहे हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या फिर वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी की, या फिर पूर्व पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर, या फिर आप कह सकते हैं कि सैनिक है वो, एसएसजी हैं, बिल्कुल एसएसजी के जो रिटायर्ड बंदे हैं वो आ रहे हैं जी। इसके अंदर। फौजी ये नाम कई बारी वो आ जाता है, एसएसजी कमांडो कई बारी ये नाम आता है, और खासकर रजौरी पुंछ के इलाके में ऐसे 2-3 हैं जो बार बार ऐसे वारदात कर रहे हैं। इसको मतलब उसको फौजी टैक्टिक्स आती हैं, फौज किस तरह ऑपरेट करती है उसको मालूम है, जंगल का कैसे फ़ायदा उठाना उसको मालूम है, फायरिंग में वो शातिर है। अब जैसे रजौरी में जो रियासी में जो अटैक किया, उसने पहला तो मारी ड्राइवर के गोली, ड्राइवर रुक जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। उनका मुद्दा था कि वो बस के अंदर आए, हर एक के केंटुए पे AK-47 लग के या M4 राइफल जो लगा रहे हैं, सबको ख़त्म करना था उन्होंने। 52 थे पैसेंजर, आपको 52 लाशें मिलनी थी। ये दैवयोग है एक किस्म से कि वो ड्राइवर मर गया, आउट ऑफ कंट्रोल हुई गाड़ी और खड्ड में गिर गई। वहाँ से जो घायल औरतें, बच्चे छोटे छोटे, वो खिड़कियों के जर्दे निकल के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कमीनेपन की हद देखो, ये लोग रोड पे उतर के आए और ठा ठा करके चुन चुन के मार रहे थे। वो तो राजस्थान का कोई लड़का था, फौज में होंगे उसके रिश्तेदार, उसने लोगों को बोला जहाँ हो वहीं लेट जाओ, मरे होने की एक्टिंग करो। तो उन्होंने समझा सब मर गए तो वो छोड़ के चले गए। नहीं तो जिस दिन मोदी 3.0 सरकार की स्वेरिंग इन हो रही थी, आपको 52 लाशें उसी रात 9 तारीख को जब स्वेरिंग इन हो रही थी, आपको 52 लाशें मिल जाती। पुलवामा में 45 के ऊपर आपने जो है एयर स्ट्राइक कर दी थी। ये तमाचा मारा है उसने। देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो इलेक्शन के दौरान उसने कुछ नहीं किया, ही लेड एब्सोल्युटली लो, क्योंकि उसको पता था कुछ करे तो यहाँ से काउंटर एयर स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, तोपें चलेंगी और फायदा बीजेपी का होगा। जैसे फायदा हुआ था बांग्लादेश की वॉर के बाद, इंदिरा गांधी का फायदा हुआ था, पुलवामा के बाद मोदी जी का फायदा हुआ। व्हाई नॉट? नो, यू डू अ गुड थिंग, यू विल गेट क्रेडिट। तो तब कुछ नहीं किया। जिस दिन इलेक्शन खत्म, सरकार स्वेरिंग इन हो रही थी, उन्होंने 9 लाशें और 42 घायल का तोहफा आप लोगों को दे दिया, और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला चालू हो गया है। हमारी लाशें गिरी जा रही हैं, हमारा खून बह रहा है, और हमको पक्का सर्टेनिटी थी कि साहब अब ये लोग हिट बैक करेंगे। ये तो मुंह में तमाचे की बात है। इट इज़ अ डायरेक्ट एफ्रॉन्ट, इट्स अ चैलेंज टू द मोदी 3.0 गवर्नमेंट। साहब मैं आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट टू से। हो क्या गया है? जब हम 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते थे, 3-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर जाके हम 40 और टेररिस्ट मार के आ सकते थे, जब हम 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट में 80 किलोमीटर जाके अंदर हमारी एयरफोर्स उनकी धज्जियाँ उड़ा सकती थी एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप की, तो अब हमें लकवा मार गया है। क्या हुआ क्या है? क्योंकि हम देखिए, हमने एक इनांशिएटेड डॉक्ट्रिन सबको बताई है कि हम घर में घुस के मारेंगे, गिव इट बैक एंड गिव इट बैक नाइस एंड प्रॉपर। और तुम्हारे इलाके में इसी देखिए, एक आपके पास ट्रूप्स की कमी है, किल्लत है, दूसरे आप बोल रहे हैं नहीं अब रक्षात्मक होके लड़ोगे, पार तो आप झांक भी नहीं सकते, गोली नहीं चला सकते। आपको मालूम है, आर यू अवेयर कि
एलसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिछले तकरीबन 4 सालों से हमने पाकिस्तान को सीज फायर दिया हुआ है। बाजवा साहब ने गिड़गिड़ा के सीज फायर मांगा, साहब की मेरी तो फौज में बड़ी बुरी हालत है, हम नहीं चाहते लड़ना अड़ना, आप सीज फायर दीजिए। और उसने अच्छा फ़ायदा, खासा फ़ायदा उठाया, यहाँ से ट्रूप्स हटा के अफ़गानिस्तान ले गया, जहाँ उसको तालिबान को काबुल में बिठाना था। यानी हमने उसको फैसिलिटेट किया, हम उसके झांसे में आ गए। एक तो हम हैं बड़े उदार हृदय के लोग ना, वो पृथ्वीराज चौहान ने भी 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ा था। वो बोले, उसके राजपूत सिपाही बोल रहे थे, हुकुम ये भाग रहे हैं, मार डालें, ख़त्म कर दें इनको। अरे भागते को कौन मार। यानी हम उदार लोग हैं बड़े, और इसलिए हमने मार खाई है, उदारता का हमको खमियाजा भुगतना पड़ा। तो अब मुझे समझ नहीं आया, हमने वो सीज फायर दिया 4 साल, जब उसने अब इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी है, वाई इज द सीज फायर स्टिल ऑन? वाई इज द सीज फायर स्टिल ऑन? वाई आर वी हेल्पिंग इन्फिल्ट्रेशन? फायर चलेगा तो मतलब वो उसको थोड़ा डर, दिक्कत, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज नहीं होगी। वी शुड ओपन फायर ऑन दी एलसी। मेरे टाइम में एक बटालियन कमांडर कुड डिसाइड हाउ एंड व्हेन टू ओपन फायर। दिल्ली से नहीं हर चीज पूछनी पड़ती थी। और उसके पहले तो मुझे याद है, जब तक हमारे हाथ नहीं खोले थे तो पाकिस्तानी हम पे हंसते थे, ग्राई हमसे पंगा मत लेना, तुम्हारा हुक्म दिल्ली से आता है, हमारा हमारी जेब में है। ये क्या है, क्या मजाक है? एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड एट द एपेक्स लेवल। आई डोंट अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस फेलियर आपको लगा? इस मतलब आप भी बता रहे हैं कि पिछली बार जब आपके भाई, जब आपकी सीआई ग्रिड ही नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस ग्रिड ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नोबडी, बहुत कम लोग रह गए हैं, पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा, गैप्स हो गए हैं, तो इंटेलिजेंस आएगी कहाँ से? मैंने बताया ना, इंटेलिजेंस कैसे आती है। एक कंपनी पोस्ट वो हाइट पकड़ के बैठ जाता है, नीचे रोड है, हिम्मत करे कोई रोड पे हमला करे, जब मेरे सिर पे बंदा बैठा है, वो नीचे दौड़ता हुआ, पहाड़ के नीचे दौड़ना बड़ा आसान है, ठीक है, तो वो दौड़ता हुआ आएगा, नंबर 1। फिर वो हर रोज़ गश्त करता है, पेट्रोल करता है हर गांव में। और जो मेरे अच्छे कंपनी कमांडर थे, वो गांव में एक एक चेहरा पहचानते थे। एक मेरा जाट कंपनी कमांडर था इसी इलाके का, वो ऐसे एक बैठ जाता था वहाँ पे अपनी सिगरेट लेके, बोला इधर आ, तू तो इस गांव का नहीं है। और ये आर्मी की खासियत कही जाती है कि जवान जो हैं वो जिस इलाके में पोस्टेड हैं वो जानते हैं, चेहरों को पहचान लेते हैं, जान जाते हैं। इट इज हिज जॉब टू नो एवरी सिंगल मैन चाइल्ड, कौन नया बाहर का बंदा गांव में आया है, और कुछ नहीं। तो बेटा, यू नो द बेस्ट सोर्स, अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, द बेस्ट सोर्स मेरे टाइम में बच्चा झूठ नहीं बोलता। आप एक टॉफ़ी दो, बेटा कोई नए अंकल आए ना गांव में, हाँ किधर है वो, किस घर में उस पता चल जाता है। कश्मीर में जब पुलवामा हमला हुआ था, उस समय हर ये बात सामने आई थी कि आतंकियों को पनाहगार देने वाले और देश के जो गद्दार उन्होंने उनको पनाह दी, उनके हथियार रखे। आज की तारीख में जम्मू में भी कुछ ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि उसको लेके इमेज, एक पिक्चर बहुत अलग है। देखिए, जम्मू का इलाका देखिए, डेमोग्राफिकली आई हैव टोल्ड यू, इट इज अ हिंदू एरिया। और ये कहना कि हिंदूज विल सपोर्ट द टेररिस्ट एंड कीप देम इन देयर हाउस, नो वे, नो वे। एक बारी इनका एक ग्रुप था, मैं वहाँ पे जब ऑपरेट कर रहा था, हमको टास्क दिया कि साहब वो पराक्रम चल रहा था कि ये रोड को सिक्योर करो, पठानकोट से उधमपुर तक, ठीक है, इसको सिक्योर करो, कहीं इस पर अटैक ना हो जाए, हमारी कॉन्वॉय, बहुत ट्रूप्स मूवमेंट हो रही है। तो मैं था, तो वहाँ पे वो लगे हुए थे, तो मैंने कहा भैया देखो, मैं रक्षात्मक होकर नहीं लड़ूंगा, आई विल फाइट ऑफेंसिवली। मेरे को खबर आई कि एक 5 का ग्रुप टेररिस्ट का वो रास्ता भूल गया है और वो वैष्णो देवी के गांव में कहीं भटक रहा है। मैंने लड़के अपने उठाए, मैंने कहा इसके पहले कि वो रोड पे फायर करें, मुझे उसकी लाश चाहिए, आई वॉन्ट हिम डेड, यू अंडरस्टैंड, डेड एज अ डोडो। लोगों ने बोला सर ये रोड, मैं कहा रोड बचेगी जब वो मरेगा, इंतजार मत करो कि वो रोड तक आए, गो एंड गेट हिम। You see, that should be your philosophy of life on the battlefield. सेना के जवान तो मारने में ही विश्वास रखते हैं, दुश्मन है मारना, मारो। हाँ, और हमने उसके पीछे दौड़ाए लड़के,
हर मिनट मिनट हमें खबर आ रही थी। नेचुरली जो वहाँ के हिंदू हैं वो उनसे तो आप खाना भी नहीं मांग सकते, पानी भी नहीं मांग सकते, ठीक है, और दे भी देगा अगर आपको तो वो पहले तो दौड़ता हुआ फौज या पुलिस के पास आएगा। तो अभी हमने उनको घेर लिया, एक वो खड्ड में जाके घुस गए एक केव के अंदर, तो हमने मारा रॉकेट लॉन्चर, अंदर 5 के 5 पर कच्चे उड़ा दिए। मतलब रोड सिक्योर करने का तरीका एक बड़ा बाहरी लेसन है, which I want to please tell anybody who cares to listen, especially in Delhi. जब ट्रूप्स की कमी है, आप खुद ही काटे जा रहे हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसको हम आरी से काटना शुरू कर दिया। अपनी मैन पावर इज आवर बिगेस्ट एसेट। इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, 1.4 अरब, एंड इट इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। एवरेज औसतन एज 50% भारतीय 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं। दे नीड जॉब्स। दिस इज द टाइम यू शुड बी क्रिएटिंग जॉब्स, नॉट कटिंग जॉब्स। और यहाँ से अग्निवीर का सवाल आ रहा है। यहाँ वो पहले तो काट दिए 1,80,000। वो अग्निवीर से बड़ी प्रॉब्लम ये 1,80,000 है। कि वो आपने 3 खत्म ही कर दिए ना साहब। अग्निवीर तो फिर भी बेचारा चलो 3-4 साल जो भी है, आपने तो खत्म, खलास, कट। 3 साल ना एग्जामिनेशन हुए, ना रिक्रूटमेंट हुआ, और ना ही उन 3 सालों के बाद आपने बाद में भी कोई ऐसा रिफॉर्म किया या कुछ, मतलब अस्थायी तौर पर। We'll talk of Agniveer separately. What I'm trying to say is that if you are short of troops, be offensive. Right. If you are short of troops, be offensive, attack, don't defend, don't confine yourself to consequence management on own side of the border. फायर फाइटिंग मत करिए, आग लगी दौड़ो, आग लगी यहाँ से वहाँ दौड़ो, इधर आओ वापस आओ। आप अपने ट्रूप्स को थका देंगे, थका दोगे बेवजह, ठीक है, और जो थका हुआ है फिर वो गलती करता है, उसकी अलर्टनेस खत्म हो जाती है, ठीक है। आप बेवजह इधर गेड़े मार उधर गेड़े मार, जैसे फौज में हमारे लड़के बोलते हैं, आप उनको थका रहे हो। यू अटैक अक्रॉस द बॉर्डर, जैसे हमने किया है पहले। कौन सी रॉकेट साइंस है, और कोई एक तरीका की हर बारी सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर बारी एयर स्ट्राइक हो, जरूरी नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल, 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस। आप वो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर खड़ा क्यों है? फ्लैट ग्राउंड, रेस टू द ग्राउंड होना चाहिए। आप जब ऑफेंसिव होने की बात कर रहे हैं सर, तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप अटैक करने की बात कर रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, डोंट डिफेंड। देखिए बड़ा सीधा, हर सिविलियन को समझ आ जाएगी। एक होती है ढाल, एक होती है तलवार। आप केवल ढाल से नहीं लड़ सकते, और जो ढाल से लड़ेगा वो मरेगा। लास्ट मैन टू ट्राई दैट वाज अभिमन्यु। जब बेचारे को घेर लिया तो उसने रथ का पहिया उठा के बचाना शुरू किया। कब तक बचाओगे, कब तक बचाओगे? यू विल डाई एट द एंड ऑफ इट। बट अगर तलवार हो, द फ्लैशिंग स्वॉर्ड ऑफ रेट्रीब्यूशन, रेज कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पाकिस्तान। अगर आज हमारे घरों में मातम मन रहा है, फौजी घरों में, तो पाकिस्तान की फौज का लाशें क्यों नहीं टपकनी चाहिए? गिव मी वन गुड रीजन व्हाई नॉट। तो ये ऑफेंसिव होने की जब बात हो रही है, और सरकार ने अब जाकर अब बोला है कि फ्री हैंड, जिस दिन रक्षा मंत्री, लास्ट हमारे 5 जवान अभी शहीद हुए हैं, उस दिन रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख को बोला कि आप फ्री हैंड लीजिए और वाइप देम आउट। देखिए, तो ये फ्री हैंड कितना फ्री हैंड होता है सर? To attack across the line of control, to fire across the line of control, I need the clearance of the government. आप बोलते हैं फ्री हैंड है, इस तरफ जितने मारना है, जो कुछ करना है करिए। मैं बता रहा हूँ इस तरफ प्रॉब्लम है, पॉसिटिव ऑफ ट्रूप्स है, यू हैव टू बी ऑफेंसिव। अगर ट्रूप्स कम होते हैं तो ऑफेंसिव होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि इनिशिएटिव आप रीगेन करें। हर चीज़ वो फैसला करेगा कब, कहाँ और कैसे लड़ाई हो। ये सारा इनिशिएटिव तो आपने उसको दे दिया। बिल्कुल सर, यहाँ पर जब ये अग्निवीर का सवाल आ रहा है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेना की जो चीज़ें हैं, सेना की जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं क्या ऐसा है कि क्या पॉलिटिकल पावर क्या सेना की तरफ घुसती चली जा रही है, सेना के निर्णयों में घुसती चली जा रही है? नहीं, घुसती चली जा रही है क्या तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन देखिए ऐसा है कि जब फैसले वेरी टॉप लेवल पे लिए जाएं, ब्यूरोक्रेट्स लें, एपेक्स लेवल पे लिए जाएं,
और मैं सेना को भी दोष देता हूँ, और हम सही परामर्श, सही एडवाइस, सही एनालिसिस ना दें। देखिए, मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में 2 टेन्योर काट चुका हूँ, ठीक है साहब, जहाँ की सारी टॉप प्लानिंग होती है इस देश की लड़ाई की, युद्ध की, ठीक है। चीफ साहब, वाइस चीफ साहब के नीचे डायरेक्टली मैंने काम किया है। तो हमें कहा जाता था कि देखो बेटा, जब भी तुमसे कोई परामर्श मांगा जाए, एडवाइस मांगी जाए, हमको लिखित में देनी होती थी। तो कहते थे, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, think of God and your country and write what you think is right. Don't write what you think लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है। लोगों को मतलब नॉलेज आपको देनी है ना, प्रोफेशनल तो आप हो। सो आई थिंक द प्रॉपर दिस थिंग वाज, बहुत जल्दबाजी में ये चीज़ की गई, बहुत जल्दबाजी में, और इसके एवज हमको नुकसान है। मेरी प्रॉब्लम्स विद दिस स्कीम, मैं समझता हूँ सरकार ने ये क्यों किया। देखिए, हमारी जो पे का बिल आज के दिन 1,06,000 करोड़ है सालाना, 1,06,000 करोड़ रुपीज़। व्हाट इज़ आवर पेंशन बिल? 1,11,000 करोड़, 1,11,000 करोड़, मतलब पेंशन का बिल पे से ज़्यादा है। इसे कम करने की कोशिश, तो नेचुरली ये सस्टेन करना मुश्किल है, इतना सस्टेन करना मुश्किल है। तो सरकार ने कहा भाई ये कुछ करो कि इसको कम करना है। तो अकाउंटेंट बड़े खुश हुए, कम करना है तो साहब बड़ा मज़ा आता है, काट दो, घर भेजो, ये करो वो करो। लेकिन साहब, अगर अकाउंटेंट्स फौज चला सकते थे तो हमारे जर्नलों की क्या ज़रूरत थी? अकाउंटेंट जनरल की ज़रूरत थी ना, जो काटा पीटी करता रहे और ये करता रहे। देखिए, 4 साल की अवधि बहुत कम है, इसमें 6 महीना ट्रेनिंग और बाकी 6 महीना आप ले लीजिए एनुअल लीव, कैजुअल लीव, ये वो। जब मेरे को बुला के, जब मैंने बहुत इसके विरोध में बोला, तो मुझे आर्मी वालों ने बुलाया और बोला नहीं सर आप ऐसे ही गुस्सा हो रहे हैं, ये वो है। तो ये मैंने कहा यार देखो, 2-2 महीने की छुट्टी होती है, तो 6 महीने तो ऐसे ही गए, 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने ये, 1 साल गया, 3 साल रह गए। नहीं सर, हमने उसकी छुट्टी कम कर दी है, 1 महीना देंगे। मैंने कहा, मेरे को फिर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा आप सियाचिन में नौकरी की है, आपने लद्दाख में नौकरी करी है, आपने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन एरिया में नौकरी करी है, वहाँ जवान को 2 महीने की छुट्टी चाहिए, क्योंकि वो जाता है घर, अपने माँ बाप को इलाज कराता है, बहन की शादी कराता है, बच्चों की पढ़ाई कराता है, उसको दैट टाइम इज़ रिक्वायर्ड। 12 महीने में से तो 10 महीने तो आप उसको वहाँ रख रहे हो ना, बॉर्डर अपनी फैमिली से अलग, सब अलग, तो गिव हिम दैट 2 मंथ्स। अब आप कम कर दो, काट दो, इट इज़ एन इनसेंसिटिव अप्रोच टू सोल्जर्स। हमें बताया गया था द वेलफेयर ऑनर ऑफ योर ट्रूप्स, यू नो, कहते हैं सबसे पहले आता है सर्वोपरि आपका देश, नंबर 2 पे आते हैं आपके ट्रूप्स, और नंबर 3 आते हैं आपकी प्रमोशन, आपकी ये, आपकी वो, आपका सुख चैन शांति, आपका आराम लास्ट है। लेकिन अगर रवैया ये है कि साहब ये 2 महीने की छुट्टी, प्रॉब्लम आ रही है, काट दो। मतलब नहीं, सर ये- एक चीज़ इंटरप्ट करना चाहूँगा, मतलब अग्निवीर से नाम नमक निशान, इस कॉन्सेप्ट जो हमारी सेना का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। आप ये क्या आप ये मानेंगे? बिल्कुल हो रहा है। आई मीन स्ट्रेट आंसर, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। देखिए, 4 साल इज टू शॉर्ट अ टाइम इन विच ही कैन इंटेग्रेट विद द यूनिट। जब तक वो सीखेगा, और खासकर क्रू सर्व्ड वेपन, एक राइफल तो एक बंदा चलाता है ना, नहीं चलानी आती अच्छी तो वो मरेगा, ठीक है। लेकिन एक टैंक में 3 या 4 का क्रू होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा टैंक, ठीक है साहब। एक तोप में 6-8 का क्रू होता है, जो नई तोपें हैं उनमें ऑटोमेटेड है तो कम है, 3 का क्रू है, ठीक है। लेकिन वो 3 को तालमेल में काम करना पड़ता है, और द चेन का वीकेस्ट लिंक, सबसे कमज़ोर कड़ी, उस चेन की ताकत होती है। ये तो बाकी बड़े तगड़े हैं, एक कड़ी कमज़ोर हुई तो वहाँ चेन टूट जाएगी। तो साहब एक बंदा बेचारा, वो आपने ट्रेन किया, ड्रिल किया, मशक की, तालमेल बना, घर
दूसरे को ट्रेन किया, तालमेल बना, घर। यू सी यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। देखिए, तो मैं केवल जो है नकारात्मक आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सकारात्मक सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाल भी धूप में सफ़ेद नहीं हुए। मैंने 37 साल के जीवन में आधे से ज़्यादा लड़ाई के मैदानों में गुजारा है। ये बहुत कम आर्मी ऑफिसर्स बोल सकते हैं। ठीक है साहब, तो मैं आपको कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बिना पे बता रहा हूँ कि 4 इयर्स इज़ टू शॉर्ट। जब मैंने सर्विस शुरू की थी 1971 बांग्लादेश की युद्ध में, हमें 1 महीना पहले कमीशन करके सीधा भेजा था और फर्स्ट डे से हम लोग, और पहली रात से हम लोग ऑपरेशन में थे, और मेरे कई साथी पहली रात मारे गए, उनके घर तनख्वाह नहीं पहुंची, पेंशन पहुंच गई। समझे साहब, हम ये भुगते हुए हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि उस वक्त जवान की सर्विस कितनी थी? 7 साल। कलर सर्विस वॉज 7 years। यू अंडरस्टैंड? और बिकॉज कलर सर्विस वॉज 7 years, वो लड़का आके अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो जाता था, एनकल्चर हो जाता था, नाम नमक निशान को इम्बाइब कर लेता था। ठीक है, उसके कॉमरेडरी होती थी। लड़ाई में कौन सी चीज़ जान बचाती है? मेरा बॉडी। फौज में कहते हैं कि अपनी लाश कोई अच्छी पलटन छोड़ के नहीं आती, अपने घायल छोड़ के नहीं आती। चाहे तुम खुद मर जाओ, आधी पलटन डालें, लेकिन उसको वापस लाएंगे। ये बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग टाइम में होती, 2 दिन में नहीं होती। टाइम देना पड़ता है। दिस यू हैव टू गिव टाइम टू बॉन्ड, गिव टू इंटीग्रेट। और हमारे तजुर्बे के अनुसार 7 years इज परफेक्ट। जब 7 साल की कलर सर्विस थी, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ठीक है साहब, तो 4 से 7 साल बढ़ाइए। अभी आप कह रहे हैं कि हम केवल 25% रखेंगे, बाकी 75% को लात मार के बाहर करेंगे, जैसे कि पता नहीं गंद झेलना पड़ रहा है। बड़े अच्छे लड़के हैं यार, अच्छा इतनी प्रैक्टिस करते हैं, गांव के देखो जाके 4-5 बजे दौड़ रहे होते हैं, एक ख्वाब से कि मैं फौज में जाऊंगा। अब आपने वो ख्वाब ही खत्म कर दिया साहब। अब 25% रहेंगे। आप बोल रहे हैं हम तेरा सेकंड कैरियर बड़ा अच्छा कर देंगे, बैंक गार्ड बना देंगे। बैंक गार्ड को 20,000 मिलते हैं। अग्निवीर को जाते टाइम आपने बोला 30 से शुरू करेंगे और 40 तक ले जाएंगे। ठीक है, अब ये भी आई थिंक इज टू लेस। होम गार्ड की भी इससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है साहब। तो मैं कह ये रहा हूँ कि आप जो है 25% के बजाय 75% को रिटेन करिए। क्यों? कितने हमारी जो इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स, टेक्निकल आर्म में 2.5 3 साल के कोर्स हैं। तो आपने कोर्स कराया और बेटा बढ़ ले। Who the hell will man that equipment? Who will repair it? You know, अब ये जो है ना, ये बड़ी जल्दबाजी में बगैर ये सब सोचे ये किया गया है। अभी भी ज़्यादा नहीं बिगड़ा, आप इसको करिए। मेरा पहले हाथ जोड़ के निवेदन है भारतीय सरकार से, मलिकाए हिंद से, कि साहब प्लीज़ जो आपने 1,80,000 फौज काट दी है, उसको प्लीज़ वापस भर दीजिए, भरपूरी कर दीजिए जल्द से जल्द। टाइम कम है, खतरे बढ़ रहे हैं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी पे जाता है, मैन पावर कम कर रहा है। अरे साहब, उनकी मैन पावर फौज में आना नहीं चाहती, सीधी बात। इतनी जहाँ ऐशो आराम है, कौन फौज में आके रगड़ा खाना चाहता है? तो उनको तो मैन पावर मिल ही नहीं रही, तो वो कम कर रहे हैं। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नंबर 1। नंबर 2, क्या आपके थ्रेट्स और अमेरिका के थ्रेट्स एक ही हैं? कौन है पड़ोसी अमेरिका के? ज्योग्राफी कंडीशंस भी बहुत अलग है। कौन है पड़ोसी अमेरिका के? मेक्सिको, कनाडा। हमारे कौन है? चाइना, पाकिस्तान। न्यूक्लियर पावर्स दोनों, और दोनों आपके जानी दुश्मन, खून के प्यासे आपके। तीसरा, वो तो बोले 2 फ्रंट, 2.5 फ्रंट जो है वो आपके जो हैं कार्टून नेटवर्क, लश्कर ए तोयबा, जैसे मोहम्मद ये माओइस्ट, और ये इंसर्जेंट्स, नागालैंड, मणिपुर, जहाँ देखो आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और हमारा सोल्यूशन है फौज कम कर दो। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मे बी डम, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, इट मेक्स नो लॉजिक। When your problems are different,
आपको पहाड़ों में लड़ना है। खबरें आ रही थी कि इसको रिकंसिडर कर रहे हैं, मतलब आप यस, मुझे बहुत खुशी आपके है। साथी क्या बता रहे हैं इसे लेकर, जो भी हैं डिफेंस? हाँ, मुझे बताया गया है कि ये, और राजनाथ सिंह जी, देखिए जब ये आई थी स्कीम, मैं सीधा राजनाथ सिंह जी के पास गया था, बिकॉज ही इज़ बीन काइंड, वो मेरी सुन लेते हैं। तो मैं उनके पास गया था कि सर ये बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा अभी हो गया है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। देखिए इतने बड़े चेंज के पहले एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाता है, एक छोटे में उसको टेस्ट केस, टेस्ट बेड जिसे कहते हैं, किया। इतनी बड़ी चेंज के पहले, आफ्टर ऑल जो फौज की ऑर्गेनाइजेशन इतने तजुर्बे से बनी है, वो लोग पागल तो नहीं थे। रशिया यूक्रेन का युद्ध फिर दिखा रहा है कि मैन पावर इज असेंशियल, यू नीड बोथ हाई टेक एंड मैन पावर, कि इधर और इक्वेशन नहीं है कि या तो मैन पावर ले लो या हाई टेक ले लो, इसलिए दफा करो मैन पावर। लोग भूखे मरे तो मरे, किसको परवाह है, ये कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थोड़ी ना है। डिफेंस बजट जो बढ़ा उसमें ज़्यादा हम देख रहे हैं हथियार खरीदे जा रहे हैं, और वहीं आप जो स्कीम्स जैसे अग्निपथ के तौर पर आई वो तो घटा ही रही है। तो अगर मैन पावर के लिहाज से हमारे जवानों का जिक्र करें, डिफेंस बजट उनके लिए फ़ायदे का सौदा बन रहा है। नहीं नहीं, उनको क्या मिला है, मतलब उनको तो आपने तनख्वाह काट दी उनकी। ओके, लेट मी पुट इट वेरी सिंपली, हाँ, ताकि सिविलियंस को समझ आ जाए। मैं गांव में एक लड़का हूं, या आप गांव में एक लड़के हैं साहब आज के दिन, और आपको नौकरी आप ढूंढ रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस जाऊं या हरियाणा की पुलिस जाऊं तो 58 साल तक नौकरी करूंगा, सिंपल। और मेरे को ऊपरी आय भी बहुत आएगी। घर के पास भी रहेंगे। घर के पास मम्मी पापा के पास रहूंगा, माँ की गोदी में, ठीक है। मैं बीएसएफ जाऊं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, और जो हमारे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, तो मैं साहब 58 साल तक नौकरी करूंगा। पहले फौज में भी अच्छी लंबी 17 साल की कलर सर्विस थी। अब मैं फौज में जाऊं तो 4 साल में मुझे नहीं पता कि साहब मेरा क्या होगा। आप कहाँ जाएंगे? आई एम आस्किंग यू, व्हाट वुड यू चूज? 58 साल की नौकरी या 4 साल की नौकरी, बिल्कुल, चार घर जिसके बाद ना पेंशन, ना मेडिकल, ना कैंटीन फैसिलिटी, ना बच्चों की पढ़ाई का कुछ ये है, ठीक है। और फिर ये सबसे एक जो चीज़, घर के पास रहना पसंद करोगे, फैमिली के साथ रहना पसंद करोगे। ना, तो ऐसा है कि फिर हमें, जब हमने ये बोला तो हमें सुनाया गया, अच्छा, बकवास करते हैं आप, आ नहीं रहे लड़के, देखो होड़ लगी हुई है। मैंने कहा साहब, नहीं 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 नहीं, मैंने कहा साहब गुस्ताखी माफ, आज आप एक स्वीपर की नौकरी सरकार की एडवर्टाइज कर दीजिए, पीएचडी उसके लिए आ जाएंगे। जी बिल्कुल आ जाएंगे। आप अभी टीवी पे नहीं देखे आपने सीन, 90-80 जॉब्स बिल्कुल एडवर्टाइज हुए हैं, 20,000 लोग आए हैं, और होड़ लग गई, धक्का मुक्की हो रही। साहब किल्लत है, रोजगार नहीं। प्लीज प्लीज कीप योर ईयर क्लोज टू द ग्राउंड। किल्लत है, अभी तक ये किल्लत इतनी पता नहीं चली। वाई? क्योंकि गडकरी जी बहुत सारी सड़कें बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। तो एक बार ही रोड बन गई, उसको कितनी बार बनाओगे? 1-2 years डाउन द लाइन वो सब सड़क पे आ जाएंगे। अरे क्या करना पड़ता है बार बार। और नो, और नहीं 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 नहीं, हाउ मच यू कांट रीबिल्ड द सेम रोड अगेन एंड अगेन। रिपेयर के लिए उतना वर्कफोर्स नहीं चाहिए, तो वो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो और नौकरी का क्लैमर होगा। और हम हैं कि हम जॉब्स काट रहे हैं। वो हु इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन दिस कंट्री? आर्म्ड फोर्सेस, रेलवेज। आप यहाँ पे जॉब्स काटनी शुरू करें, आई एम अफ्रेड ऐसे माहौल में जहाँ जहाँ मैन पावर के लिए जॉब्स चाहिए। मैन पावर आपका एक एडवांटेज है, यूथफुल मैन पावर। चाइना की मैन पावर बूढ़ी हो रही है, रूस की बूढ़ी हो रही है, यूरोप की बूढ़ी हो रही है, जापान की बूढ़ी हो रही है। एवरेज एज 40-50 के पास जा रही है। यहाँ आपको 26 साल के लड़के हैं एवरेज औसतन एज, आपको तो उनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई वी आर ऑन अ जॉब कटिंग स्प्री। अमेरिका ने ये कर दिया, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे, आप तो बेवकूफ़ हो, बंदे ला रहे हो, फालतू उनको भत खिला रहे हो। अरे साहब फालतू नहीं खिला रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। एंड आई थिंक ही इज़ बेटर देन एनी रोबोट एनी डे। बिल्कुल सर, रोबोट में जज्बात नहीं होते लड़के मरने के।
बिल्कुल एक जज्बा होना चाहिए। सर ये कह रहे थे यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, अगर हमारे मन से आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अभी अग्निवीर मामले पर कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश यहीं से भेजना चाहें तो? मैं दोनों हाथ जोड़कर रक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो इस स्कीम पे एक रीलुक दिया जाए। मैं नहीं कह रहा थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। मैं आपकी कंपल्शन समझता हूँ कि पेंशन का बिल बहुत बढ़ रहा था। मेरा सिर्फ गुजारिश ये है कि 4 साल से 7 साल की अवधि कर दीजिए। ये वही अवधि थी कलर सर्विस की 71 के युद्ध के दौरान, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। दैट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। 7 साल नंबर 1। रिटेंशन 25% से बढ़ाइए, आप उसको 75% पे ले आइए, ताकि जो कोर्सेज आपको कराने हैं टेक्निकल आर्म्स में, एयरफोर्स नेवी में तो और भी ज़्यादा, उसको उसको प्लीज़ जो है वो रिटेंशन करिए। एक तो आपकी फ़ौज की नफरी घटेगी नहीं, हम और घटा रहे हैं जिसको वो जो गैप मेकअप करने के बजाय। और मेरा तीसरा बहुत बहुत दुख के साथ निवेदन है कि शहादत में कोई फ़र्क नहीं डाल सकते। एक नॉर्मल सोल्जर मरता है तो उसको 1 करोड़ मिलता है, प्लस आजीवन उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है, मेडिकल मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती हैं, बच्चों की एजुकेशन का सपोर्ट मिलता है। अगर अग्निवीर जाता है तो उसको वो 1 करोड़ प्लस जो आपने बताया वो है। तो ये हमको, अगर शहीद हो गया देश के लिए, किल्ड इन एक्शन, वो बोले शहीद का दर्जा, ये मिसकंसेप्शन है। फौज के अंदर जो टेक्निकल टर्म है वो है किल्ड इन एक्शन, KIA, ठीक है। अगर वो किल्ड इन एक्शन है, चाहे वो अग्निवीर है, चाहे वो सिपाही है, डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर। एक अफसर, एक JCO, एक जवान, हम सब मौत में बराबर हैं। ऐसे ही आंखें सबकी उड़ जाती ऊपर। सो लेट्स नॉट डिस्टिंग्विश इन डेथ। और मुझे पक्का यकीन है साहब, हमारी इकॉनमी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। हम पाकिस्तान जैसे फटीचर मुल्क नहीं, हम किल्लत में नहीं हैं, हम गुर्बत में नहीं हैं। हम 10वीं से 5वीं बड़ी इकॉनमी इस दुनिया की बन गए हैं और 3rd पे जा रहे हैं। तो हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए, देने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, आप पाकिस्तान पर गए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस वक्त तालिबान वहाँ राज कर रहा है अफ़गानिस्तान पे। तो किस तरह से भारत को, क्या अफ़गानिस्तान पर वापस अपना निवेश बढ़ाना चाहिए? क्या वहाँ पर अपना जो अपनी पावर है वो दिखानी चाहिए? क्योंकि अब रशिया और चाइना वो लगातार वहाँ पर निवेश बढ़ा रहे हैं, अपने राजदूत वहाँ भेज रहे हैं, तो उस पे सर और क्या जब आपको आयुष कहें? बोल रहे हैं, मैं इसी में एक सवाल और जोड़ दूंगी ताकि आप ब्रीफली पूछ पाएँ। पाकिस्तान को ले जो आरोप लगाता है अपने देश में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर, वो TTP और BLA पे लगाता है। और बहुत स्पष्ट पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी ISI कह रही है कि इनको फंडिंग भारत से जा रही है। तो ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुद आतंकवाद से ग्रस्त है और जब संबंधों को बनाने की बात आयुष भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को घेरने का क्या बेहतर विकल्प हो सकता है जब वो ऑलरेडी उस पोजीशन में है जहां वो हम पे ब्लेम गेम खेल रहा है, चीन से ये कह करके साधन संसाधन ले रहा है कि हमारे जो नागरिक मर रहे हैं, आपके जो नागरिक मर रहे हैं, चीनी नागरिक, वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि आतंकी हमले हो रहे हैं और उन्हें फंडिंग भारत दे रहा है। तो इस पर भी थोड़ा सा सर अगर जोड़ पर बता पाएँ। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने बताया था बाजवा साहब ने सीज़ फायर मांगा, यहाँ के ट्रूप्स ले गया, वहाँ पे अफ़गानिस्तान का उसने समझा मैंने केंटुआ दबा दिया है, और बड़े खुश हो रहे थे। और जैसे कॉन्करर की एयर के साथ उनके जो DG ISI थे, अब मुझे नाम भूल रहा है, वो वहाँ पहुँचे और वहाँ की वो फोकट में विस्की पी रहे थे काबुल के अंदर, जैसे कि उन्होंने पता नहीं फतह कर ली हो अफ़गानिस्तान पे। मैं उस वक़्त भी कह रहा था कि तुम्हारी आपका स्वप्न दोष बड़ा जल्दी होगा। उसके बाद बड़ा मज़ेदार सीन देखने को उसके बाद जो देखिए उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। ठीक है, देखिए मैं बड़ी सिंपल बात, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। क्या जो कोई भी अफ़गान सरकार जो खुद गर्ज है, और अफ़गान में एक चीज़ एक पठान की बोल दें, उसमें खुद गर्ज बहुत है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग बहुत है, वो किसी के पांव तले नहीं रहना चाहता, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगर उसने अमेरिका और रूस को
हालत खस्ता कर दी, तो वो पंजाब ये पाकिस्तान की भी वो खस्ता कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते ड्यूरेंट लाइन को। पाकिस्तान की फौज ने बोला अब तो ये हमारे बाप के नौकर हैं, तो हम ड्यूरेंट लाइन पहले बनाए, फेंसिंग कर लें। उन्होंने देखा भारत ने फेंसिंग की है और ये इन्फिल्ट्रेशन को 80-90% डाउन कर देता। मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो टनल खोदो या ड्रोन से हथियार भेजो या नेपाल के थ्रू आओ या श्रीलंका के थ्रू आओ, ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। तो उसने कहा हम भी फेंस बनाएंगे। तो उन्होंने फेंस बनाना शुरू किया और वो चिढ़ गए पठान कि हाउ डेयर यू, ये तो गलत लाइन है, ये तो महाराजा रंजीत सिंह ने हम पे फतेह की थी, तब जाके ये ड्यूरेंट लाइन बनी थी। यू सी, दे डोंट एक्सेप्ट। वो तो इंद सिंधु को आपका बॉर्डर मानते हैं, पंजाब और उसके बीच में। महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने, हरि सिंह नलवा ने जाके जलालाबाद तक कब्जा किया था, ये तो हमने किया है ना। तो वो जो है साहब, अभी वो लोग कह रहे हैं कि ये तो नहीं चलेगा। फिर इन्होंने रेफ्यूजी वापस धकेलने शुरू किए, तो वो एज इट इज़ उनका तो बुरे हाल हैं, रोटी नहीं मिल रही अफ़गानिस्तान में, फटीचर से भी बुरा हाल है। तो वो बेचारे कहने लगे अब ये तो उनकी ये जो अनबन है, इसके चलते उनके और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा है। हमें क्यों दोष दे रहे हैं? व्हाट इज़ आवर ब्लडी फॉल्ट? यू वांट टू बिल्ड दैट फेंस ऑन द ड्यूरेंट लाइन, you are asking for trouble, you are getting it, so why are you crying कि भारत को हर चीज़ भारत को इल्ज़ाम लगाओ। तुम्हारा फटीचर मुल्क पाकिस्तान का, 2 रोज़ की रोटी नहीं मिल रही, बिजली के बिल से लोगों की कमर टूटी जा रही है, गर्मी के मौसम में पावर कट्स होते हैं, वो गर्मी हमारी गर्मी के बराबर है, कहीं ज़्यादा है उसकी, तो लोग परेशान हैं। पीपल आर फेड अप एंड फॉर वंस उनका गुस्सा सही तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ। पिछले साल जब इमरान खान को इन्होंने उसकी सरकार को डिसमिस करने की कोशिश करी, हजूम सड़कों पे आ गया। इमरान खान इतना मकसद नहीं था। यू सी, यू आस्क्ड अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इमरान खान इतना प्रॉब्लम एरिया नहीं था, प्रॉब्लम थी भूख। पेट में जब भूख लगती है, भूख की ज्वाला उठती है, हंगर लीड्स टू एंगर, और वो हजूम फट पड़ा पाकिस्तान की सड़कों पे, और अभी फिर फटेगा। आप देखते जाइए, ये तो ट्रेलर है। जो शर्तें आईएमएफ ने लगा दी हैं, बहुत सारी जो शर्तें आईएमएफ ने लगा दी है, कोई सरकार पाकिस्तान में ऐसी नहीं जो कि वो शर्तों को पूरा करके अपने लोगों का जो है वो गुस्सा नहीं वो सहेगी। और ये तो शहबाज शरीफ की सरकार, अब विद ड्यू अपॉलॉजीज, ये बहुत ही ढीले ढाले लोग हैं, और ये अगर आईएमएफ की शर्तें लोगों पे थोपनी शुरू करें तो वहाँ तो बहुत कष्ट होगा। आपने देखा किस तरह कोर कमांडर का घर, पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में उस पर हमला हुआ। कोर कमांडर, सर्विंग कोर कमांडर, रिटायर्ड भी नहीं, सर्विंग, जिसकी कोई एक कंपनी तो गार्ड होती है, वहाँ उसके सफ़ेद मोर थे साहब, उसके लान में घूम रहे थे। इतनी भूख लगी थी लोगों को कि वो उसके मोर, शुतुरमुर्ग गायब कर गए, काट के खा गए। उसके घर में घुसे, उसका फ्रिज बड़ा सा था, उसमें क्राफ्ट चीज़ और एग्जॉटिक फ्रूट्स वगैरह थे, वो सब ले गए लोग, और कुछ नहीं लिया घर से, उनको भूख लगी थी। मतलब पाकिस्तान का जो अभी करंट सिचुएशन लग रहा है, वो आयुष लग भी ऐसी रहा है कि हम तो मर रहे हैं लेकिन तुम्हें साथ लेके हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब वो वही इस समय दिख रहा है कि आतंकवाद से खुद पीड़ित हैं। देखिए, हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी, अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप रखें, वो भी कोबरा, आप उन्हें दूध पिलाएं इस उम्मीद में कि वो केवल मेरे दुश्मनों को काटेगा, तो आप बेवकूफ़। वो सांप आपको भी डसेगा जो आपने पाला है औरों को डसने के लिए। यही पाकिस्तान में हो रहा है। बलूचिस्तान में बगावत है, सिंध में बगावत है, गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत है, यहाँ तक कि जो POK मुजफ्फराबाद के इलाके में लोग, गुस्सा फटा हुआ है, वो कहते हैं साहब हम तो इंडिया में मिलना चाहते हैं, यहाँ तक लोग कह रहे हैं, शरेआम ऑन टेलीविजन। नोबडी इज मेकिंग इट अप, इट्स फॉर यू एंड मी टू सी व्हाट इज हैपनिंग। ऐसा मुल्क जो खुद डूब रहा है,
वहाँ इनके जो आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये पहले DGISI थे। पुलवामा किसके टाइम में हुआ था? आसिम मुनीर के टाइम में हुआ था। अब ये जो है, इसको दो कौड़ी की फिक्र नहीं कि मेरे आवाम के साथ क्या हो रहा है, कैसे बेचारे भूख से मर रहे हैं, अपने बच्चों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला पाते, मजबूरन उनको मदरसों में भर्ती करते हैं कि कम से कम फ्री की रोटी तो मिल जाएगी साहब, ठीक है, पेट की आग तो थोड़ी बुझेगी, उसको कोई फिक्र नहीं। अभी $7 अरब इनको मिलने वाले हैं IMF से, और आप देखेंगे कि ये आधे से ज़्यादा खर्चा पाकिस्तान की फौज अपने टॉयज पे करेगी। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की इतनी पतली हालात है, IMF कह रहा है कि भाई डिफेंस बजट काटो। इसने 15% से डिफेंस बजट बढ़ाया, और एक हम है साहब कि हमारा डिफेंस बजट नाम के तौर पे 1.9% ऑफ GDP है, जिसमें कि पे और पेंशन बिल शामिल हैं, और पे पेंशन बिल दोनों के अंदर 30-30 हज़ार सिविलियन डिफेंस के हैं, ठीक है। वो हमारे नाम क्यों आना चाहिए? अगर उसको काटो तो आपका डिफेंस बजट कितना है? 1.5% ऑफ द GDP, ठीक है साहब। आप देखें इस वक्त रूस 8% खर्चा कर रहा है, लड़ाई हो रही है, यूक्रेन भी उतना खर्चा कर रहा है, ताइवान 3% कर रहा है, यूरोप के तमाम देशों को अमेरिका ने कह दिया है कि सब 2% खर्चा करेंगे, नहीं तो हमसे मत मांगना, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड योर सेल्फ। जब हमारा GDP बढ़ रहा है तो मतलब वाई आर हम इतनी कंजूसी में क्यों आ गए हैं? और वो कंजूसी मुझे केवल फौज पे दिख रही, केवल और केवल फौज। अरे साहब, हम तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आ गए हैं आप, बाय द वे जापान को ओवरटेक कर लिया पिछले क्वार्टर में, ठीक है। तो या तो थी ना कि साहब पाकिस्तान जैसे किल्लत थी, महामारी थी, बुरे हाल थे, फिर कहते साहब कैसे खर्चा कर सकते हैं, आपके पास पैसा ही पैसा आ रहा है, बड़े धनी मुल्क आप बन रहे हैं, और फिर आपका दिल जो है अगर छोटा हुआ है तो वो फौज के प्रति, ये बात थोड़ी ये दुख होता है। क्योंकि हमारे जवानों की जब उनकी फैमिलीज जब छाती पीट के रोती हैं, वी आर ऑल डिमिनिश्ड, आप समझते हैं, वी आर ऑल डिमिनिश्ड एज इंडियंस। देयर इज समथिंग कॉल्ड सोल्जर सोसाइटी कॉवेनेंट। ये सैमुअल हंटिंगटन जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है सिविल मिलिट्री रिलेशंस का, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिविल मिलिट्री कॉवेनेंट। उसमें जो आवाम है एक देश का, वो अपने सिपाही को बोलता है, देखो बेटा ज़रूरत पड़े तो अपनी जान की भी कुर्बानी दे देना, हाथ जाए, पाँव जाए, आंखें जाएं, फिक्र नहीं, डोंट लुक ओवर योर शोल्डर, हम तेरी फैमिली का ख्याल रखेंगे। सर, और आपने तो सैम मानेकशॉ के अंडर से लेके बिपिन रावत जैसे शिक्षक या फिर एक आर्मी ऑफिसर के साथ काम किया जो आपके अंडर जिन्होंने काम किया है, तो अगर आपकी पूरी लाइफ को बिपिन रावत मेरे कैडेट थे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मेरे कैडेट थे, बहुत होनहार कैडेट। हमने तब भी उनमें ये बड़प्पन देखा था। आई एम सो हैप्पी। एक उस्ताद को बड़ा, ही एज अ पर्सन, इज अ वेरी नाइस पर्सन, वो खानदानी आदमी था, उसका फादर जनरल था, तो खानदानी आदमी में देखिए खानदानियत क्या होती है। मैं मेजर जनरल था, ही बिकेम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेकिन जब भी मैं उनके ऑफिस जाता था वो खड़े होके अपनी सीट से उठ के मेरे को डोर पे रिसीव करते थे। तो मैंने बोला भाई अब तो तुम सीनियर हो, ये वो, तो बोलते सर आप मेरे उस्ताद हैं, आप मेरे इंस्ट्रक्टर रहे हैं। इसको बोलते हैं खानदानी। वो खानदानी आदमी थे। या हमारी सोच में, थिंकिंग में डिफरेंसेस थे प्रोफेशनल, where I didn't agree with him on some of these things, especially manpower, but he had his अब compulsions. बिपिन रावत और उनके फादर की बात कर रहे थे, आज के टाइम पे किसी जवान का बच्चा, जब अग्निवीर जैसी स्कीम आ गई है आयुष, तो क्या जवान का बच्चा सेना में जाने के लिए दिलचस्पी है जब ये स्कीम आ गई है? तो देखिए पहले दिलचस्पी बहुत थी, अब ये कम हो रही है। कम हो रही है बिकॉज आई एम सेइंग यू पुट योर सेल्फ इन दैट बॉयज शूज जो गांव में है। अगर मैं BSF जाके 58 साल नौकरी कर सकता हूँ, वाई शुड आई नॉट गो टू द BSF, वाई शुड आई कम टू द आर्मी? और ये कहना कि साहब नहीं लोग आ तो रहे हैं, किल्लत है। यानी कि जो पुलिस में नहीं भर्ती हुआ, BSF, CRPF, CISF में नहीं हुआ, वो आर्मी आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बचा खुचा कचरा
वो फौज के लिए आप इसी लायक हो। आई एम अफ्रेड यू आर नट्स। You know, if you don't have a first class army, you will get no prizes for becoming runners up in war. There are no prizes for runners up. मौत है। सैम मानेकशॉ की आपने बात करी, जब हमारी पासिंग आउट परेड पे आए थे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में सन 1970 दिसंबर, तो मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं। रिमेंबर, देयर इज नो प्लेस फॉर अ डिफीटेड सोल्जर, यू ईदर विन और यू डाई। वो इस तरह बोलते थे जैसे मशीन गन फायर का बस चलता है। तो हाउ डिड यू फेल्ट, मतलब आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब आप भी, मेरे ख्याल से आपने भी तभी आप आए हो। आई वॉज अ कैडेट इन दी NDA। और आपके सामने मुझे याद है कि जब वो परेड खत्म हुई तो वहाँ एक टी पार्टी होती है, तो मैं अपनी कज़न सिस्टर के साथ खड़ा था, तो वो बेचारे आए, हाथ मिला रहे थे। इट वॉज थ्रिल टू शेक हैंड्स विद एन आइकन, यू नो। मुझे अभी तक याद है, आई सल्यूटेड हिम एंड it was an unforgettable moment of my life. I saluted Sam Bahadur. So on that happy note, shall we call it? थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ अब हम इस इंटरव्यू को विराम देंगे। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हुआ, पाकिस्तान, चीन और इसके अलावा अमेरिका का भी आपने जिक्र किया, और अपने पुराने दिनों को भी आपने एक बहुत हैप्पी नोट पर इस इंटरव्यू को अब हम ख़त्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।